नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनी शाह। और अब जो है दूसरा सेगमेंट हमारा स्टार्ट हो चुका है और इस पे हम जो बात करेंगे। अच्छा जी, बहुत सारे लोग होते हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं और वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस की तरफ जब वो जाते हैं तो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, पर वो करना चाहते हैं। अच्छा जी, इस पे भी आज हम बात करेंगे और बहुत डिटेल में बात करेंगे और काफ़ी सारे सवाल हम करेंगे ताकि हमारे देखने वालों को, जिन लोगों को पता नहीं है कि इसकी बेस क्या है, आपने स्टार्ट कैसे लेना है और किन चीज़ों को करना है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं उनका जो है अल खैर ट्रस्ट है, उनसे भी हम बात करेंगे उस हवाले से। तो सबसे पहले मैं अपने जो हमारे पहले गेस्ट हैं एजाज अहमद, उनको वेलकम करूंगी अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे जी रिस्पेक्टेड मैम, आपकी टीम और देखने वाले अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम। और अच्छा जी, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं जिनका मैंने आपसे कहा है कि अल खैर ट्रस्ट से जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद ताहिर अंसारी, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि एक्सपोर्ट के लिए कौन से लाइसेंस की ज़रूरत होती है? जी सबसे पहले ये सवाल, क्योंकि जो मेरे देखने वाले हैं उनको आसानी हो जाए कि किन चीज़ों पे कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत होती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यज़्क़ु मन यशाउ। अल्लाह अपने बंदों पे बड़ा मेहरबान है और जिसे चाहता है रिज़्क़ अता करता है। बिल्कुल, बेशक। एक्सपोर्ट का बिजनेस बेसिकली तिजारत है। तिजारत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की और इसमें बरकत ही बरकत है। ठीक है, एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के लिए किसी दौर में लाइसेंस लेना लाजमी होता था कि आप एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो से लाइसेंस लें। वो कंडीशन अब खत्म हो चुकी हुई है। अच्छा। अगर आप जनरल ट्रेड कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ स्टेप्स हैं जो आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको बिजनेस फार्म करना पड़ेगा। अब बिजनेस फार्म के 3 ऑप्शन हैं। या तो आप सोल प्रोप्राइटर बन जाए, यानी अकेले मालिक हैं। ठीक है। ठीक है, दूसरा कि आप पार्टनरशिप कर लें, तीसरा आप कंपनी बना लें। अच्छा, तीनों को मैं एलेबोरेट करूंगा। सोल प्रोप्राइटर का मतलब है कि आप अकेले मालिक हैं, एम्प्लॉय जितने मर्जी हैं, तो एज ए बिजनेस आपकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में जा रहे हैं तो फिर पार्टनरशिप एक्ट के तहत आपको डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। फॉर्म सी आपको मिलेगा, फिर आप पार्टनरशिप बिजनेस आपका रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा ये था कंपनी। कंपनी तब बनती है जब आप सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, वहां पे भी आपके पास ऑप्शन है, सिंगल मेंबर कंपनी भी बना सकते हैं, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ये पहला स्टेप है। ठीक है, अच्छा, जो भी आपने बिजनेस फॉर्म आप कर लिया, अब सबके लिए इक्वल नेक्स्ट सीरीज आएगी। सेकंड स्टेप में अब उसी बिजनेस नेम से आपको एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर यानी एफबीआई से नेशनल टैक्स सर्टिफिकेट लें, जो टोटल फ्री है। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे बताता हूँ बहुत सारे वकील बहुत ज़्यादा चार्जेस भी कर लेते हैं, ये टोटल फ्री है। और अगर जरूरत पड़े तो एफबीआई मतलब काफी चीजें लोगों को आज काफी चीजों का पता चल जाएगा। इसीलिए आज जो शो का मकसद है, मैं भी इसीलिए लाइसेंस और हर छोटी छोटी बात पे सवाल जरूर करूंगी कि हो सकता है कि कुछ लोगों को इन चीजों का ना पता हो, तो आज पता चल जाए। जी जरूर। हाँ। और पहले तो ये बताता हूँ, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बहुत सारे काम किए हैं। तकरीबन 99% इदारों में हेल्प डेस्क बने हुए हैं। जिस इदारे से काम है वहाँ पे जाएं, हेल्प डेस्क से पा जाए, वहाँ से पूछे, आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, सेकंड स्टेप क्या आ गया? आपने एनटीएन लिया, जो भी बिजनेस आपका फॉर्म बनाता है, एनटीएन बन गया। अब उसी नेम से बैंक में अकाउंट ओपन कराएं। ठीक है, 3 स्टेप हो गए। अच्छा, 4th स्टेप में आप फिर दोबारा एफबीआई से सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी आपको। 4 स्टेप हो गए। देन आपको लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। लाहौर चैम्बर की यहाँ पे फिर 3 स्टेप्स आ जाएंगे। लाहौर चैम्बर की मेंबरशिप लें, फिर आप अगर आपकी कोई ट्रेड एसोसिएशन है, जैसे होजरी है तो पीएचए में आ जाती है, राइस की है तो रीप आ गई है, सीमेंट की तो एप्समा आ गई है, एप्टमा आ गई है, डिफरेंट है। एसोसिएशन से भी आप मेंबरशिप ले लें, उसके भी बेनिफिट्स हैं। ठीक है, देन आप वी बुक में रजिस्टर्ड हो जाए कस्टम के साथ। और अब नया जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान सिंगल विंडो, उसके साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो लीगल रिक्वायरमेंट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए, वो कंप्लीट हो चुकी है। और इस तरह से आप लीगल बिजनेस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंसेंटिव्स मिलते हैं, कोई सब्सिडी मिलती है, तो भी आप अवेयर कर सकते हैं।
ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो जाता कभी कभी आपको खांसी आ जाती है, आपको लाइव शो के दौरान कोई बहुत ज़्यादा दिल से याद करता है। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आऊँगी अल खैर ट्रस्ट के हवाले से। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट से आपसे यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि कितना अरसा हो गया अल खैर ट्रस्ट को, कितने साल हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने प्रोग्राम में बुलाया थैंक यू। K21 की। और दूसरी ये है कि अल खैर ट्रस्ट तकरीबन ये 21वां साल है कि ये बाकायदा तौर पर पूरी मुल्क में काम कर रहे हैं। अच्छा। और मुल्क के चारों सूबों में, गिलगित में, चतराल में और बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, कराची, मुज़ाफ़ात ये काम कर रहे हैं। और इनकी मुख्तलिफ तकरीबन 36 शोबजात या डिपार्टमेंट हैं, उसमें वो काम कर रहे हैं, छोटे बड़े। और बेसिकली जो टॉप की जो इनका काम है वो डिज़ास्टर पे कर रहे हैं। अच्छा। डिज़ास्टर पे कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई कुदरती आफात आए या कोई ऐसा सानहात हुआ जैसे बोल्डर मार्केट हुआ, बल्दिया फैक्ट्री हुआ, या सैलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया मुल्क में या कहीं और, तो या कोई ऐसा खुदा न खास्ता खाना जंगी हुआ, या जैसे दखल मकानी हुआ, स्वाद का डिफीज़ हुआ, इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो तकरीबन ये 21वां-22वां साल जारी है। अच्छा, तो अच्छा, इसके अलावा कुछ इस तरह से भी होता है जिस तरह से अक्सर हमारे जो ट्रस्ट होते हैं वो राशन भी जो लोग जो हजरात नहीं, जिनके घर में तंगी होती है, राशन देना उनको मंथली, या बच्चियों की शादी करवाना, ये चीज़ें भी इसमें ऐड हैं? जी, ये जो मैंने आपको बताया था कि 36 शोबाजात हैं, इसमें ये तो छोटे छोटे शोबात है जिसकी शादी करवाना, राशन अच्छा। देना या किसी को सपोर्ट करना। ब्लड बैंक है हमारे, एक ब्लड डोनर सोसाइटी है, इसको सपोर्ट करना, पेशेंट की MRI वगैरह ये कराना, ये एक छोटे छोटे शुबात हैं। ठीक है। जी, और बच्चों की जो गरीब बच्चे हैं स्कूल में उसको सपोर्ट करना। और मिसाल के तौर पर आजकल सबसे अहम इशू जो है वो जो सफ़ेद पोश लोगों पर हैं वो ये है कि जिनके 3-3, 4-4 बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, स्कूल में दाखिला लिए चुके हैं, लेकिन उनकी स्कूल तो बंद है। 2 साल से ये मुश्किल आ रहा है। बच्चे वालिदैन इस परेशानी में मुब्तला है, स्कूल बंद है और स्कूल फीस मांग रहे हैं। और फीस जो है वो 3-3, 4-4 महीने के एकजा हो जाते हैं। उसमें जो जिन लोगों की सैलरी है या जिन लोगों का छोटे छोटे दुकान है उस पर बोझ पड़ जाता है। उसकी वजह से वो स्कूल, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि वो जो स्कूल से खारिज हो गए। अच्छा, यहाँ पे 2 मुश्किलात है। एक मुश्किल तो ये है कि बच्चे खारिज हो जाते हैं, और दूसरा मुश्किलात ये है कि अगर स्कूल फीस न ले तो स्कूल और टीचर जो है सफ़ेद पोश है वो डैमेज हो रहे हैं, उनकी जो है घर में फाके आ जाते हैं, जैसे अमूमन आ भी गए हैं। और वो टीचर जो दूसरों के सामने हाथ फैला नहीं सकते हैं, तो फीस न दे तो टीचर स्कूल का बिल्डिंग मेंटेनेंस, उसकी बिजली, उसका सफाई वगैरह ये सारे मुतासिर हो रहे हैं। और लेकिन ये एक बड़ा मुश्किल है। तो इस दौरान जो है अल खैर ट्रस्ट ऐसे बच्चों के वालिदैन को सपोर्ट कर रहा है कि जिनके बच्चे स्कूल से खारिज हो रहे हैं या जिन वालिदैन को ये मुश्किलात दरपेश है। अच्छा। और बल्कि उस टीचर को भी सपोर्ट कर रहे हैं जिनके घरों में मुश्किलात आ रहे हैं राशन के हवाले से या किसी और हवाले से। ये एक आम रूटीन है, ये छोटे छोटे शुबात हैं। और दूसरी बात यह है कि अल खैर ट्रस्ट के तहत एक प्रोजेक्ट चल रहा है बल्दिया टाउन में, कराची में, जिसमें तकरीबन 2200 बच्चों का रिक्वायरमेंट है दाखिले का। अच्छा। और उसमें वाहिद वो बच्चे होंगे जिसकी वालिद या वालिदा दोनों में से एक फौत हो चुके हो और वो गरीब हो। तो वो उसमें वो बिल्कुल प्राइवेट लेवल की मेयार है उसकी नहीं, पर अगर जिसका वालिद और वालदा हो पर वो गरीब हो, जी, तो उनको भी आप एडमिशन देंगे? उन्हीं ही के लिए। हाँ, अच्छा। नहीं, वो मैं ये समझी थी कि जिनका वालिद या वालदा एक नहीं होगी, सिर्फ उनको मैं ये समझी थी। मैंने कहा हो सकता है कि मैं गलत समझी। उन्हीं के लिए और बिल्कुल फ्री। हाँ, अच्छा, मतलब उस लेवल की, जिस तरह प्राइवेट स्कूल पे एक अच्छे लेवल पे आपको एजुकेशन दी जाती है, उसी लेवल पे उनको फ्री दी जाती है। अच्छा। तो इसके अलावा जो है ना अल खैर ट्रस्ट की, मैंने कहा ईद की प्रोजेक्ट होते हैं अलग से, कुर्बानियों का अलग से होते हैं, रमज़ान का अलग से होते हैं, शादियों का अलग है, अपाहज लोगों का जिसकी
माजूर हो उसके लिए व्हीलचेयर का और ट्राईसाइकिलों का अलग प्रोग्राम होते हैं। और ख़ास करके अल खैर ट्रस्ट जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो चला रहे हैं मुल्क में, थर के इलाके से लेकर बलूचिस्तान के पीके तक, वो पानी पे हैं। ठीक है। पानी के एक मिनरल वाटर से बोतल से लेकर फिर उसके आगे बढ़ते रहें, उसकी टैंकियाँ बनते हैं, उसके जो है ना बोर लगते हैं, कुएं बनते हैं और उसकी सप्लाई होते हैं। सोलर सिस्टम आजकल है, तो उस सोलर सिस्टम के तहत पानी के दरियाफ्त करके पानी निकाल के उस गांव में, उस बस्ती में उसको दिया जाता है। पानी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है अल खैर ट्रस्ट का। इसके अलावा जो है अल खैर ट्रस्ट तकरीबन मुल्क भर में मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी छोटी स्कूल, मदारस और मसाजिद के प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जो इस वक्त भी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, ठीक है। और आपसे डिटेल में इस पे बात करेंगे। मेरे हाथ में ये एक बुक है, टीवी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इस पे लिखा हुआ है जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैनुअल। ठीक है जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बुक जो है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी पहली बात तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने मेरे हिस्से में ये एक इज़्ज़त लिखी हुई थी जी कि मैंने ये बुक लिखी। आप पाकिस्तान में रहते हुए इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, उसके लिए प्रोसीजर्स क्या है। ये बुक आपने लिखी है और ये बुक आपको मिल सकती है, आसानी से मिल सकती है? आसानी से मिल सकती है। मैं उसको बताता हूँ कैसे मिल सकती है। ठीक है। अच्छा, बुक के बारे में ये बताता चलूँ कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बानी मेंबर हैं जो FPCC वाइस चेयरमैन है थ्रू आउट पाकिस्तान SME के, उन्होंने ये इसके बारे में स्टेटमेंट दी कि जिस किसी ने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस किया और ये बुक नहीं पढ़ी, इसका मतलब उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को सही तरह नहीं सीखा। क्या बात। ठीक है, इसका 5वां एडिशन लॉन्च हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी अप्रिसिएशन हो चुकी हुई है, गवर्नर पंजाब ने इसकी इफ्तिताह किया है और फेडरल कॉमर्स मिनिस्ट्री, ये लेटर्स बुक में बिक्स और लेटर्स भी बुक में अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं। और ये बुक बेसिकली आपको उंगली से पकड़ चलाती है। आपके ज़हन में जो भी मुमकिन सवाल आ सकता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में कोई क्वेश्चन है, अल्हम्दुलिल्लाह 99% क्वेश्चन के आंसर यहीं से आपको मिल जाएंगे। अच्छा, क्या बात है। तो मतलब ये बुक जो है, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, तो इस बुक को आप जरूर लें। अच्छा, ये एक्सपोर्ट के लिए मुझे ये बताइएगा कि ये टाइम कैसा है? जी, मैं ये कहूँगा कि अभी जो वक्त गुजर रहा है, ये पाकिस्तान में रहते हुए या पाकिस्तान से अगर कोई बाहर है और पाकिस्तान के साथ एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाह रहा है, तो ये बेहतरीन वक्त है। ये इसलिए बेहतरीन है कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान सिंगल विंडो की लॉन्चिंग हुई है। अब पाकिस्तान सिंगल विंडो लॉन्च होने से यह क्या हुआ कि हमारी जो 77 OGs हैं वो उसके साथ लिंक हो जाएंगे कस्टम्स के साथ। और जो इंफॉर्मेशन बार बार इनपुट होती थी कस्टम क्लियर्स के लिए, आप मुख्तलिफ इदारों के साथ जाते थे, जैसे 49 ट्रेड रेगुलेटर्स हैं, हर बार अलग-अलग इदारे के पास जाके आपको अप्रूवल लेनी पड़ती थी। तो वो एक ही इन्फॉर्मेशन जो है पाकिस्तान सिंगल विंडो में एक ही दफ़ा इनपुट होएगी, वो दोबारा रिपीट नहीं होएगी। अच्छा। ठीक हो गया। और जितने भी इदारे हैं वो ऑनलाइन ही वहाँ पे अप्रूवल दे रहे होंगे। ठीक है, प्लस ये कि कॉस्ट सेविंग होएगी, टाइम सेविंग हो रही है। और उसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, जब हम एक्सपोर्ट करते तो फार्म ई की ज़रूरत होती थी, उसमें कुछ हर्डल्स आती थी, तो अब पाकिस्तान सिंगल विंडो में फार्म ई की भी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। इस तरह इंपोर्ट करते हैं तो फार्म आई की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। इसी तरह गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव्स अदर भी शुरू किए हुए हैं। उसमें मैं ये जिक्र करूंगा कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स शुरू कर दिए हैं। अगर आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको ड्यूटीज टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। अच्छा। ठीक है, टोटल फ्री होएगा, प्लस 10 साल के लिए आपको टैक्सेस भी नहीं देने पड़ेंगे। क्या बात। तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अब आसानियां ज्यादा है, ये जो बेहतरीन वक्त है, अगर आपने एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना तब शुरू किया जाए। हाँ, ये बेहतरीन वक्त है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो FE मैनुअल है जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारी रेगुलेशंस हैं, चैप्टर 12 उसको भी रिवाइज कर दिया है। 2 जुलाई को वो अपलोड हो चुका हुआ है वेबसाइट पे। ठीक है। चैप्टर 13 जो इंपोर्ट से रिलेटेड है 19 जुलाई को वो भी अपलोड हो चुका हुआ है। फिर स्टेट बैंक ने ये किया है डिजिटलाइजेशन, एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन कर दिया। जितने भी केसेस हैं बैंक से स्टेट बैंक से अप्रूवल के लिए जा रहे थे, अब ट्रेडर अप्लाई करता था, वो बैंक के पास भी ऑनलाइन ही जाएंगे, बैंक ऑनवर्ड अपनी फीडिंग देगा, तो स्टेट बैंक से ऑनलाइन ही अप्रूवल हो गए हैं। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगी मेरे देखने वालों के लिए कि यहाँ
एक्सपोर्ट जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जो हमारे पाकिस्तान से जो चीज़ें जा रही है, सबसे नंबर 1 कौन से, जो सबसे ज़्यादा, और कौन से ममालिक में? देखिए मैम, मैं आपको ये बताऊं, ये तो डेटाबेस है जस्ट, मैं आपको लिंक बुक में सारे दे दिए कहाँ कहाँ से डेटाबेस मिलेगा। प्रोडक्ट कौन सी जा रही है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट तो सबसे पहले टेक्सटाइल है, पहले नंबर पे टेक्सटाइल है, सेकंड नंबर पे राइस है, फिर अदर प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। इम्पोर्टेंट बात क्या है, मैं बताऊं, दुनिया में मट्टी भी बिकती है, ठीक है। डिपेंड करता है बेचने वाला कौन है, कहाँ पे बेच रहा है और किस तरीके से बेच रहा है, वो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। तो आप वो बिजनेस शुरू करें जिसमें आप फिजिबल हैं। अब बिजनेस शुरू करने का तरीका क्या है? अब लोग गलती क्या करते हैं, लोग देख लेते हैं कि जी मेरा हमसाया बिजनेस कर रहा है, मेरा दोस्त कर रहा है, उसकी तो डिग्री छोटी है, उसके नंबर कम थे तो मेरे नंबर ज्यादा, मैंने तो टॉप किया हुआ है। हाँ। बिजनेस का इससे कोई तल्लुक नहीं है। हाँ। जो मस्ट हैव ए गुड हेड ऑन योर शोल्डर्स, ठीक है। दुनिया में जितने बड़े बिजनेस हो रहे हैं वहाँ पे बिजनेस जो ओनर्स हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अब जो जनरेशन आ रही है वो क्वालिफाइड आ रही है, अच्छी बात है, क्वालिफाइड होना अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन जो चीजें आप में होनी चाहिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बिजनेस शुरू करने का सही तरीका है ना, वो ये है, पहले मैं आपको बताऊं बिजनेस होता क्या है। बिजनेस का मतलब है किसी के मसले का हल देना, ठीक है। आप किसी को सवारी चाहिए, आप कहते हैं मैं साइकिल बेच देता हूँ, मैं किसी को मोटरसाइकिल बेच देता हूँ, किसी को गाड़ी बेच की जरूरत है, किसी को प्रोडक्ट की जरूरत है, किसी को प्लेन की जरूरत है, किसी के मसले का हल देना बिजनेस है, ठीक है। तो जब भी बिजनेस शुरू करें सबसे पहले ये देखें आप आइडिया लें, आइडिया क्या मसला आप हल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेट किया, उसके बाद कुछ प्रीफिजिबिलिटी स्टडी बनाए कि वो फिजिबल भी है कि नहीं। वहां पे आपको पेपर वर्क करना ही पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, और रिसर्च जो है फैक्ट्स एंड फिगर के बगैर नहीं होती, ठीक है। तो बुक में मैंने ऐसे लिंक्स दे दिए हैं कि आप घर बैठे के पैसा खर्च किए बगैर भी रिसर्च कर सकते हैं, 50 to 60% काम अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। इसकी बेस पे फिर आप बाद में तीसरा स्टेप क्या है, अब बिजनेस प्लान बनाएं। अब बिजनेस प्लान जो है वो ऑपरेशनल डिसीजन होने सा है, ठीक है। वहां पे 5 ऑपरेशनल डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है मार्केटिंग का डिसीजन है। अब वहाँ पे 4 P's अपने जीवन आएगा, अब तो 7 P's की बात है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब जो प्रोडक्ट लेने, तो प्रोडक्ट के बारे में आपने स्ट्रेटेजीज ये बनानी कि वो सोल्यूशन भी दे रही है कि नहीं दे रही। प्रोडक्ट तो आपने बना ली, आप फर्ज करें पंखा बनाया, हवा भी दे रहा है कि नहीं, अच्छा उसके बाद अगर हवा दे रहा है तो कस्टमर की इस वक्त एक्सपेक्टेशंस क्या है। अब 40 साल पहले जो पंखा बनता है वही बना के किसी डेवलप कंट्री में चले जाएंगे तो वो तो कहेगा भाई ऐसा तो नहीं, फोल्डेबल हो, डिफरेंट कलर्स है, लो वोल्टेज है, ठीक है। तो इसी तरह उसके लॉजिकल अपने डिसीजन लेने हैं। तो पहला आ गया मार्केटिंग का डिसीजन, देन अपने प्रोडक्शन के डिसीजन लेने हैं, ठीक है। देन पर्सनल के हैं, लीगल हैं, फिर फाइनेंशियल डिसीजन है। आप एक प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट बनाएं, बैलेंस शीट बनाएं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं। अब इसकी बेस पे टाइम एंड एक्शन प्लान बनाएं, और ये जो आपका बिजनेस प्लान है यही आपको प्रूव करेगा कि आपका बिजनेस कामयाब है कि नहीं है, और इसी की बेस पे आपने किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए कहना है। तो बिजनेस प्लान जब आपने बनाना है, जो मार्केटिंग डिसीजन वहां पे आपने स्ट्रेटेजीज लेनी है। अब मैं बताऊंगा दुनिया के साथ ही आप चलते जाएं, दौड़ में चलते जाएंगे तो दौड़ का हिस्सा बन जाएंगे, फिर आप आगे नहीं निकल सकते। आपको थोड़ा सा मुनफरिद काम करना पड़ेगा। सारे लोग बेच रहे हैं वही प्रोडक्ट, आप भी बेचना शुरू है तो कोई दूसरा आपसे प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? दो आपके पास स्ट्रेटेजीज है, या तो आपकी प्रोडक्ट सस्ती हो या आपकी प्रोडक्ट दूसरों से मुनफरिद हो। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ। एक स्ट्रेटेजी होती है आप नीश मार्केट करें, स्पेसिफिक तबके को आप सर्व करें, ठीक है। अब नीश मार्केट करें और फिर आपको फायदा है, अदरवाइज फायदा नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैसे कि पाकिस्तान में पानी की वजह से और कराची में ख़ासकर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, तो उसमें अल खैर ट्रस्ट की के क्या मतलब क्या काविश है और वो क्या कर रही है इसमें, इसके बारे में आप हमारे देखने वालों को कराची में एक तो मैं ये बताऊं कि कराची में पानी की कमी नहीं है, बल्कि पानी की तकसीम का मसला है। पानी तकसीम हो नहीं रहा है सही तरीके से, जो मैनेजमेंट है, जो तरीक़ाकार है। अच्छा, अव्वल तो ये, ठीक है। दूसरी ये है कि अल खैर ट्रस्ट जो है उन बस्तियों में, उन मोहल्लों में जहाँ से बाज़ी एरिया में पानी जो है वो ज़मीन का जो पानी है वो इंतहाई कड़वा होते हैं,
तो उस एरिया में फिर छोटे छोटे टैंकियाँ बना के जिनको टैंकी की ज़रूरत हो या जिनको लेन का पानी कहीं दूर से लाने की ज़रूरत हो, उसमें उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। और जहाँ पे पानी कुछ काबिल इस्तेमाल हो ज़मीन के पानी, तो उसमें छोटे सोलर बोर लगाए जाते हैं, या बिजली का जहाँ बिजली मैसर हो बिजली का, तो जहाँ पे बिजली ना हो तो वो सोलर लगवाया जाता है। और उस बिजली उस पर कम खर्च आ जाता है और बोरिंग 1 इंची का पानी पूरी 4, 5, 6, 7, 8 घरों को पूरा हो जाता है। उसके लिए ये पूरी मज़ाफ़ात का जो पट्टी है, जहाँ माजगोट और बेनज़ीराबाद से लेकर ये गडाप, बल्दिया, औरंगी टोन, फिर आप गडाप, फिर गगर पाटक तक ये जो बस्ती है, ये जो कच्ची आबादी है, इसमें पानी की वापर मकदार में ज़रूरत भी है। और इसमें पानी तकरीबन ये माजगोट से इस साइड के एरिया का पानी ज़मीन का कारामद नहीं है, इसके बाद का जो एरिया है वो सब कारामद है। तो पानी के हवाले से अल खैर ट्रस्ट मुसलसल काम कर रहे हैं और इसमें छोटे छोटे बोर, पानी की टैंक, ज़मींदोज़ टैंक और पानी के कनेक्शन, इसमें उन लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग ताकत नहीं रखते हैं। और या हमारे पास दरख्वास्तें जमा होते हैं, फिर हम उस दरख्वास्तों को जो है ना उसके ऊपर काम कर रहे हैं मुसलसल कराची की मज़ाफ़ात में। ठीक है। बाकी अंदरूनी सिंध और या बलूचिस्तान में वहाँ पे भी यही सोलर सिस्टम के होते हैं। और सोलर सिस्टम मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूँ कि वो 1 इंची से लेकर 6 इंची तक पानी दे सकते हैं आपको। और वो तकरीबन एक मामूली, यानी यूँ समझ लीजिए कि 1,60,000 रुपये से लेकर 22 लाख रुपए तक उसकी एक एस्टीमेट आ सकता है। जितनी बोर बड़ा बनाने हैं, जितनी सोलर सिस्टम ज़्यादा लगानी है, इतनी आपको पानी ज़्यादा देंगे। और जितनी आपकी ज़रूरत हो उसी मिकदार से जो है ना अल खैर ट्रस्ट सोलर सिस्टम का इंतज़ाम करवाते हैं। तो पानी के प्रोग्राम हमारी पूरी मुल्क में चल रहे हैं। और बाज़ इलाकों में सोलर सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है और न ही बिजली के पानी की ज़रूरत होती है। वहाँ पे 50-60 फुट पे एंड पंप पे पानी होते हैं, तो हम वहाँ पे एंड पंप लगवा देते हैं। एंड पंप चाहे एक घर के लिए हो, 2 घर के लिए हो, या मोहल्ले के दरमियान हो, तो वो पूरा मोहल्ला उससे इस्तेफ़ादा करते हैं। तो पानी एक बहुत बड़ा शोबा है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक मिनरल वाटर एक बोतल से लेकर और आप एक सोलर सिस्टम की ट्यूबवेल तक पानी की मुख्तलिफ शोबाजात हैं। अब थर में जो है, थर में हम सोलर सिस्टम भी लगवाते हैं, अंडरग्राउंड टैंकियाँ भी बनवाते हैं, और हत्ता यहाँ तक कि हमने ऊँटों पे एक पगाल उसको कहते हैं, जो ऊँट पे डाल के उस पर तकरीबन कोई 100-150 लीटर पानी आप ले जा सकते हैं। उसको एक जगह से दूसरी जगह ऊँटों पे डालने के लिए उसके तकरीबन 8-10-12 हज़ार रुपये खर्चा आता है एक पगाल पे। वो लोग नहीं कर सकते। वो बना के दिए हैं, ऊँटों पे इंतजाम करवाए दिए हैं। तो पानी का एक बहुत बड़ा शोबा है और जिसके और मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है इसका। अल खैर ट्रस्ट इस सिलसिले में मुसलसल काम कर रहे हैं। इसके अलावा मुल्क की वो हिस्से जैसे तर हुआ, बलूचिस्तान हुआ, KPK हुआ, ये ज़्यादा मुतासर है। अच्छा, थर के बारे में बताएं, क्योंकि अक्सर हमारे शो पे सिंध हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा आता है तो वो कहते हैं थर के तो मसाइल हल हो गया, पानी पानी सब कुछ है। तो आप बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं थर में पानी का क्या सिलसिला है अभी। अल खैर ट्रस्ट जो है वो थर में गुज़िश्ता 2014 से मुसलसल वहाँ काम कर रहे हैं। 2014 से मुसलसल वहाँ काम कर रहे हैं। और 14,500 जो 2014 में हालात ख़राब हुई, बच्चे मर गए थे और हालात इंतहाई मवेशी मर गए थे, तो हम वहाँ पहुँचे थे। उसकी जो हालात हमने देखी और आज तक जो हम देख रहे हैं, तो उसी वक्त तो हमने तकरीबन अब तक 14,500 ख़ानदान को राशन दिए। 14,500। और राशन पहुँचाना लेना इतना मुश्किल नहीं है जैसे पहुंचाना। 4 स्टेप पे हम पहुंचाते हैं। आपके पास मुझे वो नहीं था अंदाज़ा कि मैं आपको सीडी वीडियो ला के दे देता कि 4 स्टेप पे हम राशन पहुंचाते हैं। पहले यहाँ से अपने ट्रकों में डाल करके, जहाँ तक पक्की सड़क है, रास्ता गाड़ी है वो जा सकेंगे, अपना ट्रकों में वहाँ तक ले जाते हैं। फिर वहाँ के बाद जो है ना, वहाँ चकड़ा एक बाड़ी होते हैं उन लोगों का, केकड़ा,
और वो जो है रेगिस्तान में काम कर रहा है, फिर उसमें डालते हैं। फिर वहाँ के बाद जो है ना छोटे छोटे जीप होते हैं, वो जीपों में जो है ना हमारी 4x4 गाड़ी हम खुद ले गए थे, लेकिन वहाँ न चल सका। वहाँ की मकामी जो छोटे छोटे जीपों की गाड़ियाँ हैं उसमें, फिर उसमें जो है ना 50-50, 60-60 राशन डाल के उस घरों तक पहुँचाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है ना ऊँटों पे तकसीम होते हैं। ये 4 मराइल से हमने खुद तकसीम किया। ये तो थर की सूरत हाल है, लेकिन आज भी अगर 2014 में बंदे मरे हैं और मवेशी मरे हैं, आज भी वही सूरत हाल है, सिवाय इसकी कि सिर्फ 10% से 15% रिलीफ मिला होगा उनको। तर ऐसा इलाका नहीं है। बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट गलत बयानी कर रहा है। इससे मैं मेरी आंखों देखा है, और वहाँ के हालात देख लीजिए, वहाँ के लोगों का रिहाइश देख लीजिए। उस बिल्कुल वहाँ लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, और कोई सपोर्ट उसका नहीं है। हत्ता यहाँ उनकी घरों की तामीरात की जो कड़वा पानी है वो तक उसको मैसर नहीं है। और वो अभी तक जो है ना वो एक गांव से दूसरे गांव तक ऊँटों पे या गधों पे पानी लाद के लाते हैं, जो 6-6 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, यहाँ ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, इससे कोई बात नहीं। ठीक है जी। अब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आप लोगों से मैं और भी काफ़ी सारी बात करूंगी। तो अभी शो में हो गया एक छोटा सा ब्रेक का टाइम, तो कहीं ना जाएं, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। और ब्रेक पे जाते वक्त आपको पता है कि जैसे मेरे साथ मेरे 2 गेस्ट मौजूद हैं और बहुत ज़बरदस्त हमारी बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि मेरे साथ, क्योंकि मैं जब स्टार्ट में आई थी, इस सेगमेंट को स्टार्ट किया था तो सिर्फ नाम से स्टार्ट किया था। प्रॉपर जो है इंट्रोडक्शन मैं देती हूँ। कंसल्टेंट राइटर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के जो हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इजाज़ अहमद साहब, और उनसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, उनकी बुक भी है जिससे आप बिज़नेस अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको बेस और हर एक चीज़ इस बुक में मिलेगी और बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। तो उस हवाले से हम इनसे बात करें। और अल खैर ट्रस्ट से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ताहिर अंसारी, जो कि बहुत सारे पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, चाहे वो पानी का मसाइल है या कोई भी नागहानी आफात कोई आ जाती है, चाहे वो ज़ल्ज़ला हो या कुछ भी हो, उसमें बहुत काम कर रहे हैं। और जो छोटे मोटे मसाइल, इनकी नज़र में वो छोटे मोटे इसलिए कि वो जब इतने बड़े बड़े चीज़ों पे काम कर रहे हैं तो राशन देना, शादी करवाना, ये छोटी चीज़ें हो जाती हैं। पर बहरहाल बहुत बड़े बड़े ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूँगी, सबसे पहले तो हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और ये सारी बातें कर रहे थे, अब मैं आपके हवाले से पूछूंगी कि मुझे ये बताएं, ये तो आपने इतनी बुक्स लिख दी, लोगों को बता दिया कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस इस तरह से आप कर सकते हैं, आपको इस तरह से आसानी हो सकती है, हर एक पॉइंट जो है वो आपने इसमें रख दिया। तो आप मुझे ये बताएं, अपने हवाले से बताएं कि आपने ये सब कुछ किस तरह से सीखा, या कहाँ आप पढ़े, या कहाँ से आपने डिग्रियां हासिल की, जो आज माशाल्लाह आप इतने लोगों की मदद कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह जी। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एक गाँव से तल्लुक़ रखता हूँ और मुझे फ़ख्र है गाँव से तल्लुक़ रखने वाला हूँ। और जब मैंने पहली क्लास में एडमिशन लिया था तो लोग कहते हैं वो टाट होते हैं जहाँ पे बैठ के पढ़ा जाता है। तो मैंने जब एडमिशन लिया तो वहाँ पे टाट भी नहीं थे, मैंने ज़मीन पे बैठ के पढ़ा हुआ है। ठीक है, टाट से पहले वाला मेरा भी देखा हुआ है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्वालिफाई किया है। ठीक है, और मैं ये बताता चलूँ मैंने बड़ा टफ टाइम गुजारा हुआ है। हम वाले साहब गवर्नमेंट जॉब में थे और रिज़्क़ हलाल कमाने वाले लोग हैं। और ये आलम था कि जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में था उस वक़्त भी मैं लंडे से कोठी लेके पहनता था, और वो भी एक ही कोठी मिली हुई थी कि दो मतलब भी आपके, सॉरी मैं आपकी यही से बात करती हूँ, कहने का मकसद ये है, मैं स्टार्ट से ये बात करके फिर मैं आगे ज़रूर पूरी बात सुनूंगी
कि आज अगर बच्चे ये कहते हैं कि नहीं हम तो इस स्कूल में नहीं, हम इस स्कूल में जाएंगे, इसकी अच्छी वो नहीं है, और इस तरफ हम जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाएंगे, जो हालात चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे, पर बच्चे ये सारी चीज़ें करते हैं। पर आप यकीन करें कि एक कामयाब इंसान जो है वो इन मुश्किलात से भी और बन सकता है, एक कामयाब इंसान बन सकता है। मेरे स्टार्ट में भी, इंट्रो में भी एक कामयाब इंसान की स्टोरी मैंने आपको बताई थी। जी जज़ाकल्लाह। तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना, ओल्डर अभी होते हुए, और आप लंडन कोटी पहनना, और आज ये अल्लाह पाक की ज़ात की इतनी रहमत है कि आज मैं जो 50 सूट पहना, ये 50,000 का सूट है। ये अल्हम्दुलिल्लाह महंगे तरीन कपड़े पहनता हूँ, ब्रांडेड कपड़े होते हैं, ये अल्लाह का करम है। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब स्टेज में क्या है कि मुझे इस फील्ड में 25 साल हो गए। ठीक है। और जब मैंने ट्रेनिंग करवाता था, जैसे आपने जिक्र करना कि मैंने ट्रेनर हूँ पाकिस्तान का, मास्टर ट्रेनर हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी, निबाफ का भी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का भी, कॉमर्स मिनिस्ट्री का भी प्रोजेक्ट है, वहाँ पे मास्टर ट्रेनर हूँ, स्मीडा का प्री क्वालिफाइड ट्रेनर कंसल्टेंट हूँ, ICMA का लॉ चैम्बर, और थ्रू आउट पाकिस्तान जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड इदारे हैं, ऑलमोस्ट मैं जो वेल रिनोड है सभी जगहों पर ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं मुख्तलिफ जगहों पे जाता था तो लोग यही कहते थे, जी चले पढ़ लिया, आपसे सीख लिया, अब जब बिजनेस करेंगे तो उस वक्त भी तो प्रॉब्लम्स आनी है, तो फिर हम कहाँ पे जाएं। ठीक है। तो इस वक्त मैं आपको गुड न्यूज़ बताऊं कि पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है, आपको किसी किस्म की सर्विस चाहिए, आपने कस्टम क्लियरेंस करवानी चाहिए, फॉरवर्डिंग है, आपको लॉजिस्टिक्स चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, FBR के इश्यूज हैं, कस्टम्स के इशू हैं, गवर्नमेंट के किसी इदारे के इशू है, कोई लाइसेंस चाहिए, कोई NOC चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 116 बंदों की टीम के साथ मैंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त सर्विस प्रोवाइडर बन चुका हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह। तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड किसी किस्म का इशू है तो मैंने बुक पे नंबर भी ऐसे दिए हुए, नंबर आप नोट कर सकते हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है जहाँ से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी 99232364। दूसरा नंबर भी है 99232365, लाहौर के नंबर है। अगर मोबाइल नंबर चाहिए बुक ऑर्डर करने के लिए 0321425647। आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट लें। ठीक है। और मैं बताता चलूँ, जितने लोग डिजर्विंग हैं या स्टूडेंट्स हैं या नया बिजनेस शुरू करने, मैं किसी से एक पैनी भी नहीं लेता, ना मैं लेता हूँ ना मेरी पूरी टीम लेती है। क्या? ठीक है। अच्छा, अब बात आ गई कि लर्न कैसे किया जाए। उसका 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि मैंने यूट्यूब चैनल भी बना दिया है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप जितने भी लेक्चर्स हैं मैं यूट्यूब पे अपलोड करता चला जाऊंगा। ठीक है। तो यूट्यूब चैनल का नाम है पाकिस्तान इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आप उसको सब्सक्राइब करें, मुफ्त में आप लर्न करना शुरू करें। क्योंकि मुझे अल्लाह ने जितना नवाज दिया है, अब मैं सोसाइटी को पे बैक करना चाहता हूँ। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये बुक मैंने नंबर दे दिया, बुक ऑर्डर दें, घर पे बैठे आपको बुक मिलेगी। और ये बुक पूरी पाकिस्तान में तमाम अम्बेसियों में पड़ी हुई है, तमाम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में पड़ी हुई है, ट्रेड से रिलेटेड जितने भी इदारे हैं सभी के हेल्प डेस्क पे पड़ी हुई है। अच्छा, ठीक है। और दुनिया के तमाम बड़े ममालिक में भी जाती है। ठीक है। और ये बुक आपको उंगली से पकड़ के चलाएगी, गाइड करेगी कहाँ पे जाना है, जहाँ पे प्रॉब्लम आए मैं हाजिर हूँ। मतलब ये बुक वो काम करेगी जो बच्चा छोटा होता है और माँ उंगली पकड़ के चलाती है। क्या बात। अच्छा, अब लेकिन बात आ जाती है अगर आपने कंप्लीट कोर्स करना है, क्योंकि कंप्रीहेंसिव कोर्स भी चाहिए। तो पूरे पाकिस्तान में जो द मोस्ट कंप्रीहेंसिव कोर्स होता है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है लाहौर में, जिसके मैं नंबर दिए हैं उसी के नंबर, वहीं से बुक ये पब्लिश होती है। वहाँ पे 2 महीने का कोर्स कराया जाता है। और मज़े की बात है, चूंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, तो वो सब्सिडाइज्ड उसके चार्जेस हैं, बहुत महंगे चार्जेस नहीं है। तो वो द मोस्ट कंप्रीहेंसिव और द मोस्ट प्रैक्टिकल कोर्स वहीं पे होता है। जब आप कोर्स करके निकलते हैं, अगर आपने जॉब करनी है तो आपको बकायदा रेफरेंस दिए जाते हैं। अच्छा। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर आप बिजनेस के साथ हमारे साथ अटैच होते हैं, हम आपको बिजनेस करवाते भी हैं। अच्छा। ठीक है। अब यही एग्जांपल दूंगा कि अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो उसका क्या मतलब है, आपने मिसाल ये है कि आपने स्विमिंग सीखनी है, पानी में तैरना सीखना है। ठीक है। वो तो आप सीख लेंगे, लेकिन तब तक तैरना नहीं आएगा जब तक आप पानी में गोता नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो पानी में जब उतरे तो आपके साथ एक बंदा ऐसा जरूर होना चाहिए, आपको गोते लगे तो बचा ले। हाँ। तो वो आपको सपोर्ट देते हैं। जब आप बिजनेस शुरू करें तो सारी सपोर्ट आपके साथ है। 116 बंदों की टीम में, तो आप बिजनेस करें और बेफिक्र होकर करें। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक जिक्र और जरूर करना होगा कि सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों को आती है वो कस्टमर्स ढूंढने में है। अब वो मसला भी हल हो गया है। जो मैं कह रहा था ना कि पाकिस्तान में बेहतरीन वक्त एक्सपोर्ट करने का, वो क्यों है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है स्मीडा, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। गूगल पे जाए, उसका नाम लिखे, वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है।
अब उन्होंने एक डेटाबेस डेवलप की है, और डेटाबेस है कस्टमर्स की, इंपोर्टर्स की, एक्सपोर्टर्स की, 360 मिलियन, 360 मिलियन है। ठीक है, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, उनको ईमेल पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनके फ़ोन पे भी कर सकते हैं। वो आपको रिक्वेस्ट पे फ्री में कस्टमर्स का डिटेल देंगे। अच्छा। वो भी आपको चार्जेस नहीं है। यानी लर्न करना आज के दौर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट मुश्किल नहीं रह गया। ठीक है, लेकिन बिजनेस करने के लिए कोई एक 3D फार्मूला है, वो मैं बयान करूंगा। जरूर जरूर, बिल्कुल जी। अब 3D फार्मूला क्या है? मेरा तो ये कहना है कि 3D फार्मूले के बगैर आप एक्सपोर्ट में कामयाब हो ही नहीं सकते। अच्छा। अब ये फार्मूला भी मैंने खुद डेवलप किया है। ठीक है। बुक में भी मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी जो कहीं आपको मिलने वाली नहीं, जो मैंने डेवलप की हुई है। ठीक है, देखिए 3D फार्मूला पहला डी क्या है? ड्राइव। ड्राइव में बारे में ये कहूँगा, कुरान पाक में पारा नंबर 27 में सूरह नजम आयत नंबर 39 में इरशाद बारी ताला है, वह अन लैसा लिल इंसान इल्ला मासा आ, और ये कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने सही की। अब सही से मुराद ये है, जैसे अम्मा हजरत रज़ी अल्लाह अन्हा हजरत इस्माइल के लिए पानी की बूंद के लिए तड़प रही थी और दौड़ लगाती थी पूरे जुनून के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ। तो आप में पहले तो वो जज्बा होना चाहिए, जुनून क्या था कि आपने वाकई बिजनेस करना है दिल में हुए। ठीक है, इस बात को मुख्तार मसूद अपनी बुक आवाज़ दोस्त में लिखते हैं, जहाँ पे आपका ख़ाश कल्बी और फ़र्ज़ मनसबी का इम्तजाज हो जाए, वहाँ पे आपकी कामयाबी। ठीक है, अच्छा, अलकैमिस्ट में अलपालो कुल्लू लिखते हैं कि जब आप दिलो जान से किसी चीज़ को चाहते हैं ना, तो फिर कायनात का जरा जरा आपकी हेल्प करना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल, बेशक साइंटिफिक है। और मजहब हमारा मजहब जो है वो हर चीज़ उसमें लिखी हुई है। हाँ। साइंस तो अभी कर रही है ना, मजहब में 1400 साल पहले हर चीज़ दी हुई है। ठीक, अच्छा, साइंस भी मुझे जहाँ तक लगता है कि वहीं से देख के सारी चीजें वही सब कुछ निकला है। हमारा मंबा इस्लाम ही है, इस्लाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, मजहब में सब कुछ है। हमने मजहब से पीछे हटे थे जलीलों में। ठीक है, अच्छा, अब ये जुनून आएगा कब? इस आने के लिए मैंने आपको मिसाल दूंगा एक जापानीज कॉन्सेप्ट की। जापानीज कॉन्सेप्ट क्या है? इकिगाई। इकिगाई के मुताबिक आपको 4 डिसीजन लेने पड़ते हैं। 4 डिसीजन क्या है? पहला डिसीजन क्या है कि आप वो काम करें जिसके साथ आप लव करते हैं, दूसरा काम ना करें, बिल्कुल, नहीं तो आप फ्लॉप हो जाएंगे। हाँ। ठीक है, ऐसा काम जिसके साथ आप लव करते हैं। दूसरा, वो काम फिर आपने सीखना भी है, उसमें आपको एक्सपर्ट होना है। बिल्कुल, ठीक है, अच्छा, वो काम ऐसा होए जिसके लिए दुनिया आपको पे भी करे। ठीक है, आपने तो ब्रेड बटर तो चलानी है ना अपनी। चौथा, उस काम की दुनिया को जरूरत भी है। अब इन 4 जो कॉन्सेप्ट वाला इकिगाई कॉन्सेप्ट जो है, इसके मुताबिक आप जब ड्राइव आप में आएगी तो फिर ही आप में जुनून पैदा होएगा, क्योंकि आप उससे लव कर रहे हो। ये पहला डी आ गया। ठीक है, अच्छा, उसमें मैं ये भी बताऊं कि मटेरियलिस्ट ना होए। जब आप ये डिजाइन करें ना, तो ये रखें, अब मैंने पहले बताया कि बिजनेस क्या है? किसी के मसले का हल देना। ठीक है, आप ये रखें कि मैंने लोगों के मसाइल हल करने हैं, बिजनेस तो आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा ना। नीयत ये रखें, मैंने लोगों के मसले हल करने हैं, खैर की नीयत रखें। ठीक है, तो उसमें अल्लाह पाक की तरफ से हेल्प हो जाएगी। रिज़्क तो आपको मिलना ही मिलना, रिज़्क तो अल्लाह ने देना है। ठीक है, जैसे मैं आपको अपना बताता चलूं, मेरा जो मकसद जाते सिर्फ 2 ही चीज़ें, क्या? खुशियाँ और इल्म बांटना। ठीक है, इसलिए मैंने देखा मैं बहुत सारी चीज़ें फ्री रखी हुई है। ठीक है, रोज़ रात सोने से पहले मैं अपना हिसाब खुद करता हूँ कि क्या आज के दिन में कोई खुशी और कोई इल्म बांटा या दिन खसारे में चला गया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने ड्राइव लेके। दूसरा डी क्या है? डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के बारे में मैं बताऊं कि PHM के चेयरमैन है, वो उनके 10,000 मुलाजिम उनकी फैक्ट्री में, उन्होंने पिछले दिन मेरे साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा यार पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है ना, ज़्यादातर लोग कैसे काम कर रहे हैं, ना इंजन की खूबी, ना ड्राइवर का कमाल, खुदा के सारे चली जा रही है। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए आपका एक मेंटोर, एक लाइफ कोच, उस्ताद होना ज़रूरी है। ठीक है, और आपका जो उस्ताद है वो है जो प्रैक्टिकली इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो खुद बिजनेस कर रहा है। जैसे मैं पिछले 25 साल इस बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ और सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर हूँ। खाली डिग्री होल्डर या सर्टिफाइड उनका फायदा नहीं है। वो जो डिग्रियां आप लेके आ जाएंगे, सर्टिफाइड ट्रेनर्स लेके, वो ABC तो पढ़ लेंगे, लेकिन 2 जमा 2 5 कैसे करना है, 3 कैसे करना है, वो जो बंदा एक्सपर्ट है, जो काम कर रहा है, वही आपको बताएगा। बिल्कुल, ठीक है, तो एक उस्ताद होना लाजमी है। ठीक है, और उस्ताद भी आपको फ्री में मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको। क्या बात। अच्छा, तीसरा डी क्या है? तीसरा डी है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन से क्या मुराद है? वहां पे मैं मिसाल देता हूँ, ब्रूस ली
कहता है कि मुझे उस बंदे से डर नहीं लगता जो 10,000 तरह की किकें मारते हैं, मुझे तो उस बंदे से डर लगता है जो एक ही किक को 10,000 मरतबा कर बैठा है, यानी इतनी प्रैक्टिस जिसने की हुई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फिर मैं ये बताऊं कि मोहम्मद अली बॉक्सर जब सोनी लिस्टन के साथ उसका मुकाबला हुआ तो $56 मिलियन उसको इनाम मिला, और ये मुकाबला सिर्फ 1 मिनट रहा था। ठीक है, तो मीडिया ने उससे सवाल किया कि आपने 1 मिनट में $56 मिलियन कमा लिए, आपको कैसा लगा? कहते हैं आपकी स्टेटमेंट गलत है, सही स्टेटमेंट क्या है, मैंने ये 56 मिलियन 1 मिनट और 23 ईयर में कमाया, मुझे 23 ईयर्स लगे हैं ये 1 मिनट के काबिल होने के लिए। तो आपको काम सीखने के लिए उसका डिसिप्लिन करना पड़ेगा, काम सीखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2007 में अगर क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं आप, तो 2007 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा था और सचिन तेंदुलकर खेल रहा और ब्रैड हॉग ने उसको बोल्ड कर दिया। अब सचिन तेंदुलकर के लिए एक बहुत बड़ा एक अलविया था कि मैं एक बोल्ड हो गया नए आने वाले बॉलर से। तो जब पवेलियन में वापस गए तो सचिन तेंदुलकर के पास ब्रैड हॉग आ गया, कहते जी मेरे लिए तो जिंदगी का बड़ा अहम दिन है, मैंने आपको बोल्ड किया, मैं तो नया नया बच्चा कल का आया हूँ, तो आप इतने माहिर हैं, तो आप मेरी बॉल पे कोई ऑटोग्राफ दे दें। अब सचिन तेंदुलकर ने उसके बॉल पे क्या लिखा कि ये दिन आपकी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। अब ये जो लफ्ज़ लिख देना है, उसके बाद वो सो नहीं गया, उसने प्रैक्टिस की है। ठीक है, उसे 23 ईयर्स में कोई नागा ही नहीं किया, कोई छुट्टी नहीं की, इवन के शादी के दूसरे दिन भी वो प्रैक्टिस कर रहा था। तो वाकई उसके बाद कभी वो उससे बोल्ड नहीं हुआ। तो ये काम को सीखा जाए और उसको प्रैक्टिस की जाए, फिर ही आप कामयाब है। तो ये 3D फार्मूला है। ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आऊंगी, ये बताएं 21 साल माशाल्लाह, 21 साल में आपने ये जो काम किया है, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं कि जितना आपने काम किया है आप उससे मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम 21 साल की एक एक सेकंड के काम से मुतमईन हैं। और एक अहम मैं आपको बताऊं कि ये 21 साल में एक तो ये छोटे छोटे, जैसे पहले मैंने कहा बता दें, रोज़ाने वाले मसाइल है, इसको तो खैर मसाइल हम अपने इदारे में फ़िलहाल समझते तक नहीं है, चलते एक ज़िंदगी का एक रूटीन बना हुआ है, तो इसको कुछ नहीं कह सकते। और इत्मीनान की ये मिसाल है हमारी, जैसे डॉक्टर साहब ने एक मौके पे फरमाया कि काम तो अल्लाह ताला ही रिस्क आला देते हैं और काम ही अल्लाह ताला किसी से ले लेते हैं, अनपढ़ हो या। तो 21 साल में जब हमने इस काम को स्टार्ट किया तो इत्तिफाक से उस वक्त अफ़गानिस्तान का ये 9/11 का सिलसिला चल रहा था। ठीक है जी। उस फौरन उसके बाद पेश आ गया था। तो उसके बाद हमने ये स्टार्ट ले लिया था। साल के बड़े बड़े अगर मैं चंद वाक़यात आपको सुनाऊं। हमारे पास लास्ट मिनट है, इसलिए आपको लास्ट मिनट में कवर करना होगा। अच्छा, हाँ। तो बहरहाल 21 साल में बड़े डिज़ास्टर जो है वो तकरीबन 4.5 महीने हमने बालाकोट के ज़लज़ले में काम किया है, 2.5 महीने हमने स्वात डिफीज़ में काम किया है, सैलाब मुतासरीन की सिंध की सैलाब में 14 डिस्ट्रिक्ट में काम किया है, और आपकी कराची की बंदर रोड पे जो वाक़या हुआ था 650 दुकानें मुतासर हुई थी 2010 में, इसमें 28 दिन हमने काम किया, 650 दुकानदारों को रिलीफ दिया है। वो रिलीफ ऐसा नहीं दिया है कि हमने उसको राशन और कपड़े दिए हैं, बल्कि उनकी दुकानों का मलबा अपने प्री में मलबा निकाला, उनकी दुकानें साफ करके दी, उनको ट्रांसपोर्टेशन दी। आज भी वो लोग वहाँ पे आबाद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अलखैर ट्रस्ट ये सिलसिला 21 साल से चला रहे हैं और थर में गुज़श्ता 7 साल से काम कर रहे हैं। आपके गुलशन म्यांमार में 6,500 इंसानों को, सैलाब मुतासरीन को 1 महीना तसलसल के साथ सुबह दोपहर शाम का खाना दिया, जिसमें 550-600 देगे रोज़ाना पकते थे। ये एक मोटे मोटे काम है। और बल्दिया फैक्ट्री में जो वाक़या हुआ, सबसे पहले उनकी घरों को अलखैर ट्रस्ट ने सपोर्ट किया, और हमारी ये और ये जो है आपकी इश्तिराक से हो रहा है, और ये हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें एक काम है जो अल्लाह ताला किसी से काम लेता है, उसमें एक मिसाल मैं आपको दे दूँ, वो ये है कि एक दिन में हमने सैलाब के लिए 27 ट्रक माल लोड किया है।
27 ट्रक, जिसमें हमारे FPCCI पार्टनर थे। तो रात को हमने यही सोचा कि आपके बस में तो 27 किलो सामान उठाने का ताकत नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह ताला मच्छर से काम ले लेता है, तो मच्छर से ही काम ले लेता है, तो ये सिर्फ आपका टप्पा लगा के आपको इश्यू कर रहे हैं, तो इसी पे आपको ताहिर शुक्र करना चाहिए। तो हमारी ये पैगाम है कि इस कार्य खैर में सब के सब मिलकर ये चले और ये शरीक हो। ज़रूर, बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए। शो का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो जी नाज़रीन, हमारे शो का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखें, और आज इन लास्ट में भी बात करने का टाइम नहीं मिला, पूरा भरपूर गेस्ट को टाइम दिया है। खैर, कल मैं फिर लाइव आऊँगी इंशाल्लाह अच्छे से टॉपिक के साथ। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो कल मैं फिर आऊँगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।